नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 2,08,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 4,157 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 2,71,57,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या भी 3,11,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 24,95,000 से अधिक हैं। पिछले एक दिन में देश के 61% से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले जिन 5 राज्यों से आए हैं वो हैं तमिलनाडु, जहां 34,285 नए मामले दर्ज किए गए, केरल जहां 29,803 मामले मिले, महाराष्ट्र जहां 24,136 मामले दर्ज किए गए, तो कर्नाटक में 22,758, पश्चिम बंगाल में 17,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में सरकारी आंकड़े जहां बताते हैं कि देश में अभी तक कुल 2,71,57,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले मिले हैं और मृतकों की संख्या भी 3,11,000 से अधिक है। इसके एकदम उलट न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। इसके मुताबिक भारत में कम से कम कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 लाख होगा, तो अधिक से अधिक की जो आशंका है वो 42 लाख की है। इसके अलावा कम से कम संक्रमण के मामले भारत में अभी तक 4 करोड़ से ज्यादा हैं और अधिक की जो आशंका लगाई गई है वो 5,39,00,000 की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में भारत में कोरोना संक्रमितों और मौतों के वास्तविक आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए भारत में कराए गए 3 देशव्यापी एंटीबॉडी टेस्ट के नतीजों का इस्तेमाल किया गया, यानी कि सीरो सर्वे का। कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरने वाले किसानों के आंदोलन को 26 मई यानी आज 6 महीने का वक्त पूरा हो गया है। इस दिन को किसान काला दिन के रूप में मना रहे हैं। किसानों ने दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर सहित पंजाब हरियाणा में कई जगहों पर काले झंडे लगाए हैं। किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रहे लोगों ने भी अपने घरों, दुकानों, वाहनों पर काले झंडे लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर किसान विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि वो मोदी सरकार का पुतला भी जलाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चर्चित विधायक नंद किशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के एक अफसर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। विधायक ने कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि एडीएम सिटी ने भ्रष्टाचार करके लोनी और गाजियाबाद के हिस्से की ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर अन्य जगह खपा दिया और ऐसा करके जनता की नजर में योगी सरकार की छवि खराब की है। विधायक ने कहा कि उन्होंने इस बात के सबूत भी दिए हैं कि ऑक्सीजन को किस तरह दूसरी जगह खपाया गया। गुर्जर ने कहा कि इस अफसर को वह इसलिए बेनकाब करना चाहते हैं क्योंकि उसने दूसरे राजनीतिक दलों के इशारों पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम किया है। विधायक की याचिका पर कोर्ट ने एक आईएएस अफसर को इस मामले की जांच करने को कहा है और गाजियाबाद के डीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 जून को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनके अपने ही नेताओं को काफी अपमान का सामना करना पड़ा। अंदर जाने के लिए गेट पर ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल से लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल और चुनार विधायक अनुराग सिंह तक को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उनको पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया और बाद में हंगामा और धक्का मुक्की के बाद उनको अंदर प्रवेश मिला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा और कई जनप्रतिनिधियों को भी इस प्रकार की हालत का सामना करना पड़ा, जिसको लोग बेइज्जती भी कह रहे हैं। बता दें कि कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक सीएम योगी द्वारा जनप्रतिनिधियों को कम और नौकरशाही को अधिक तवज्जो दिए जाने से नाराज भी बताए जाते हैं। इससे पहले कई नेता इस बात की शिकायत भी कर चुके हैं। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। व्हाट्सएप ने यूजर की प्राइवेसी पर असर का हवाला देते हुए कहा कि नए नियम उसे यूजरों के प्राइवेसी की सुरक्षा को तोड़ने पर बाध्य करेंगे। इन नियमों के तहत व्हाट्सएप पर नई अनिवार्यता लागू होगी कि उसे ये पूछने पर बताना होगा कि ऐप पर आया कोई मैसेज विशेष सबसे पहले कहां से आया था। अपनी याचिका में व्हाट्सएप ने 2017 के न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि चैट्स को ट्रेस करने के लिए बाध्य करने वाला ये कानून असंवैधानिक है और लोगों की निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा रेखांकित भी किया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ के सीवेज के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक नई चिंता बढ़ गई है।
बता दें, पानी में कोरोना वायरस को लेकर पड़ताल की जा रही है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR व विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO देश के कई शहरों में ऐसे सैंपलों की जांच करा रहे हैं। इसके लिए सीवेज के पानी का सैंपल लेना तय किया गया है। PGI लखनऊ की माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष उज्ज्वला घोषाल का कहना है कि लखनऊ में 3 जगहों से पानी के सैंपल लिए गए, जिसमें से एक सैंपल में वायरस की पुष्टि हुई। उनका कहना है कि मुंबई में भी पानी में वायरस पाए जाने की सूचना है। बाकी शहरों का अध्ययन अभी जारी है। बता दें, यूपी में अभी हाल ही में नदियों में बहती लाशें पाई गई हैं, जिसके कारण चिंता और बढ़ गई है। IPS अफसर और अब तक CISF प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। जायसवाल का रिटायरमेंट सितंबर 2022 में होना है, यानी वह इस पद पर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। जायसवाल के CBI निदेशक बनने का नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने मंगलवार शाम को जारी किया। जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के अफसर हैं। जायसवाल मुंबई पुलिस के कमिश्नर के अलावा महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख भी रहे हैं। जायसवाल ने CBI में काम नहीं किया है, हालांकि वह IB और रॉ में काम कर चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।